कृष ने बेहद ही प्यार से कहा, मैं हूँ तुम्हारे पास, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हाथ कसकर थामे रहना। अमायरा ने उसकी बातों पर आहिस्ता से हाँ में सिर हिला दिया। कृष ने उसे चेयर पर बिठाया और उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। अमायरा की आंखें अपने आप ही नीचे हो गई। आनंद ने चेयर को अपनी ओर खिसकाया और वही उसके पापा बैठ गया। दोनों के पास वहां वक्त बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अमायरा ने अपना सिर टेबल से टिका लिया। उसने एक पल के लिए भी कृष का हाथ नहीं छोड़ा। वही कृष की नजरें सिर्फ उसके चेहरे पर था। उसे देखकर आंखों के साथ साथ दिल को भी सुकून मिल रहा था। अमायरा धीरे धीरे कर नींद की आगोश में चली गई। नींद में होने के बावजूद भी उसने कृष का हाथ नहीं छोड़ा। कृष उसे निहारते हुए बोला, तुम नहीं जानती धीरे धीरे तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल बन गई हो। यूं बार बार एक दूसरे से टकराना कोई इत्तेफाक तो नहीं। हमारे बीच कोई न कोई किस्मत कनेक्शन जरूर है, वरना लाखों करोड़ों की भीड़ में हम दोनों एक दूसरे से न टकराते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगने लगा हो। कृष ने उसके चेहरे पर आए बालों को आहिस्ता से उसके कान के पीछे किया। उसे देखते देखते वो भी टेबल पर सिर टिकाकर लेट गया। रात गहराती गई, जिसके साथ वो भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह का वक्त अहमदाबाद आज मंदाकिनी जी की पुण्यतिथि थी, इसलिए मंदिर में उनकी बरसी रखी गई थी। बड़े बेटे होने के नाते सारे विधि पूरे करने की जिम्मेदारी अमर जी की थी। पुरोहित जी पूजा करा रहे थे। घर के बाकी सदस्य भी वहां मौजूद थे। नंदिता अभी भी चारों ओर अपनी नजरें घुमा रही थी ताकि ये विश्वास बना रहे। शिव जब से घर छोड़कर गया तब से लौटा नहीं, लेकिन अपनी दादी की बरसी पर जरूर आता। नंदिता का विश्वास टूटा नहीं। अग्नि की उठती लपटों के ठीक पीछे से एक आदमी का झिलमिलाता हुआ चेहरा नजर आया। जैसे जैसे कर वो अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे कर उसकी छवि साफ हो रही थी। वो और कोई नहीं, शिव था। पहले से काफी बदल गया था। बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। चेहरे को देखकर लग रहा था उसने काफी लंबे वक्त से शेव नहीं किया। जो इंसान अपने लुक्स का बेहद ख्याल रखता था, उसने अब अपने पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। उसकी ये हालत अब घर वालों के लिए आम हो चुकी थी। बिना खबर किए ही वो महीनों के लिए गायब हो जाता। उस दौरान न तो वो कोई फोन उठाता और न ही उसकी खबर मिलती। अब तो गार्ड्स को भी हाथ नहीं रखता था। वो एक अलग ही जिंदगी जी रहा था। नंदिता उसे देख मुस्कुरा दी। शिव तेजस के बगल में जाकर बैठ गया। तेजस ने नजर भर उसे देखा और फिर सामने देखने लगा। सबकी तरह शिव ने भी अपने हाथ जोड़ लिए। पूजा खत्म हुई तो गरीबों को खाना खिलाया गया। दूसरी तरफ ज्योति और नंदिता कपड़े बांट रही थी। शिव चुपचाप उन लोगों के काम में हाथ बटा रहा था। नंदिता ने ज्योति से कहा, तुम जरा ये सब काम संभालो, मैं शिव से मिलकर आती हूँ। ये बोल नंदिता वहां से चली गई। शिव बाकी सबके साथ मिलकर खाना बांट रहा था। नंदिता ने उसे वो सब काम छोड़ने को कहा और उसका हाथ पकड़ उसे वहां से वे गई। नंदिता उसे कुंड के पास ले आई जहां ज्यादा लोग नहीं थे। नंदिता ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये क्या हाल बना रखा है शिव तुमने? बाहर निकलो, इन सब से घर वापस लौटाओ। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। मॉम, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। आपकी जिद थी, आपकी दुआ का असर था। मोदी जिंदा हूँ, इतने से ही खुश हो जाइए। मुझसे और कोई उम्मीद मत बांधिए। नंदिता ने शिव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? बेटे हो हमारे, क्या हमें तुम्हारी चिंता नहीं होगी? कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कुछ नहीं पता हमें। तुम्हें इस बड़ी ई हालत में देखकर दिल दुखता है। शिव ने उनके हाथों को नीचे किया। मुझसे लगाव मत रखिए मॉम, मैं किसी रिश्ते के लायक नहीं। भूल जाइए आपका कोई बेटा भी था। वैसे भी मैं जी नहीं रहा, बल्कि जीते जी सजा काट रहा हूँ। वो देख रही होगी मुझे। मैंने उसे बहुत रुलाया है, न अब बारी मेरी है। ये कहते हुए शिव ने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके दर्द का अंदाजा नंदिता लगा सकती थी। शिव वहां से चला गया। कुछ दूर पहुंचा तो तेजस उसके सामने चला आया।
शिव उसके बगल से होकर जाने लगा तो तेजस बोला, आजकल आप किसी को वक्त नहीं देता। ऐसी सिचुएशन है कि आपका अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता। बस कुछ देर साथ बैठकर बात कर लीजिए। घर लौट आइए ये मत बोलना। इसके अलावा सारी बातें सुन लूंगा। शिव ने बिना उसकी ओर देखे कहा। तेजस आगे बोला, नहीं कहूंगा। जानता हूँ भाभी की यादों से आप भाग रहे हैं और घर के हर एक हिस्से में उनकी यादें बसी हैं। शिव आगे बढ़ गया और तेजस उसके साथ चल दिया। दोनों वहीं सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। तेजस ने कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं होती घर के क्या हालात हैं। बीते 7 सालों में किसी को कोई मौका नहीं मिला कि वो मुस्कुराया हो। आप भी सबकी तरह दूर चले गए। तुम ही बताओ क्या करता। कोशिश की थी मैंने लेकिन सफल नहीं हो पाया। शिव ने उस दिन को याद किया जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। डॉक्टर नर्स से बात कर रहे थे। ये एनेस्थीसिया की बोतल हैं। जरा सा डोज ज्यादा हुआ तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसे बाकी मेडिसिन के साथ यहाँ से हटा देना क्योंकि इन सब की जरूरत नहीं है। शिव उन दोनों की बातें सुनी और ऐसा दिखाया जैसे कुछ सुना ही न हो। डॉक्टर रूम से बाहर निकल गए। शिव ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखा गिलास नीचे गिरा दिया। शीशे का गिलास था, टूटकर चकनाचूर हो गई। नर्स ने कहा, ओह गॉड, आप प्लीज नीचे मत उतरिएगा, मैं इसे क्लीन करवाती हूँ। ये कहते हुए नर्स रूम से बाहर निकल गई। शिव ने इंजेक्शन में एनेस्थीसिया को फिल किया। अजीब सी कश्मकश थी लेकिन खुद को मारने को हिम्मत जाने कहाँ से चली आई। इससे पहले वो उसे इंजेक्ट कर पाता, दक्ष ने आकर उसे रोक दिया और अगले ही पल उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। क्या पागलपन है ये, आखिर तू क्या करना चाहता था खुद के साथ। नर्स क्लीनिंग वर्कर को लेकर वहां पहुंची। वहां का माहौल देख उसे भी अजीब लगा। उसे जब टेबल पर एनेस्थीसिया की बोतल को खाली देखा तो हैरान रह गई। ये मेडिसिन किसने खाली की। आखिर यहाँ चल क्या रहा पता भी है। इसका डोज पेशेंट के शरीर में ज्यादा हो गया तो वो मर भी सकता है। दक्ष को अब कहीं जाकर पूरी बात समझ आई। शिव पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा तो अब तुझे अपनी जान देनी है। अभी अभी दादी का क्रियाकर्म करके आए हैं। तू क्या चाहता है कल को तेरा परिवार तुझे भी चिता पर लेटा हुआ देखे। तू क्यों कर रहा है हम सबके साथ ऐसा। मुझे और नहीं जीना। आखिरी बात मान ले मेरी, मुझे जाने दे। मैं आईने में खुद का चेहरा नहीं देख पा रहा। तिल तिल कर मर रहा हूँ। जाने दे। शिव की विनती सुनकर दक्ष बोला, एक लड़की के पीछे तू इतना पागल हो जाएगा कभी सोचा नहीं था। तुझे लगता है तेरे जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। याद रख तू अकेला नहीं जाएगा। तुझे क्या लगता है तेरे बगैर तेरे मॉम डैड जी पाएंगे। खुद के साथ साथ उनकी चिता का भी इंतजाम कर रहा है तू। तुझे अपने लिए नहीं जीना, कम से कम उनके लिए तो जी जो तुझसे प्यार करते हैं। शिव दक्ष के गले लग गया। ये सारी बातें शिव को भी याद थी और तेजस को भी। तेजस ने कहा, शायद आपके लिए उस वक्त आसान था खुद को खत्म करना और मेरी कोशिश थी अपने बिखरे परिवार को फिर से जोड़ने की। आपके बिना मैं कितना अकेला था आप अंदाजा लगा लीजिए। तुम अकेले नहीं हो। पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। शिव ने कहा तो तेजस बोला, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। मुझे इतना अकेला क्यों किया आपने। मैं वो इंसान नहीं जो दूसरों को खुशियां दे सकी। जो मुझसे जुड़ा वो बर्बाद हो गया। इसलिए मैंने सबसे दूर जाने का फैसला लिया। शिव की बात पूरी हुई तो पीछे से ज्योति ने कहा, दूर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। ज्योति की आवाज सुन शिव ने अपना चेहरा घुमाया। ज्योति उसके पास चली आई। अकेले रहोगे तो अकेला महसूस होगा। परिवार के साथ नहीं रहना मत रहो। अभी भी वक्त है, खुद का परिवार बना लो। दूसरी शादी कर लो। शिव दिल में सिद्धि की जो जगह खाली है उसे एक पत्नी या प्रेमिका ही भर सकती हैं। चाची प्लीज। ये कहते हुए शिव उठ खड़ा हुआ। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मेरी शादी सिद्धि से हुई है और उसके जाने के बाद भी ये रिश्ता खत्म नहीं है। जब तक मेरी सांसें हैं मैं इसे निभाऊंगा। दूसरी शादी का ख्याल आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं बहुतों को बर्बाद कर चुका हूँ। एक और जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। अपनी बात पूरी कर शिव वहां से चला गया। न तो उसे तेजस रोक पाया और न ही ज्योति।
ज्योति ने कहा, शिव को अब कोई नहीं समझा सकता। आप ही तो कहती होगी मॉम, जो दर्द देता है दवा भी उसी के पास होती हैं। ये सब खेल वक्त ने शुरू किया, अब सब उसी पर छोड़ दीजिए। तेजस ने सामने देखते हुए कहा। सुबह का वक्त होटल रूम बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर क्रिश की नींद टूट गई। आंखें खुली तो देखा उसके सामने अमायरा का चेहरा था। वो अभी भी सो रही थी। रात भर दोनों उसी कमरे में लॉक थे। अमायरा ने अभी भी क्रिश का हाथ थाम रखा था। ये देखकर क्रिश को हंसी आ गई। कहती है अजनबियों से बात नहीं करती और रात भर मेरा हाथ पकड़कर सोती रही। इसी बीच दरवाजा खुला। आवाज सुनकर अमायरा की नींद भी टूट गई। बाहर मैनेजर कुछ लोगों के साथ खड़ा था। उसे अंदाजा भी नहीं था अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। मैनेजर ने क्रिश को सॉरी कहा। प्लीज फॉरगिव अस, द मैकेनिक लेफ्ट आफ्टर फिक्सिंग द लिफ्ट। ही सेड दैट ही केम बैक इन द मॉर्निंग एंड फिक्स्ड द लॉक ऑफ द रूम। वी डिड नॉट नो दैट योर पीपल वर ट्रैप्ड इनसाइड, अदरवाइज वी वुड हैव गॉट इट फिक्स्ड लास्ट नाइट इटसेल्फ। अमायरा की गर्दन में पेन था। वो उठते हुए बोली, यू ऑल आर केयरलेस, आई विल डेफिनेटली कंप्लेन अगेंस्ट यू ऑल। ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गई। क्रिश ने मैनेजर के कंधे पर हाथ रख आहिस्ता से कहा, माई गर्लफ्रेंड गेट्स एंग्री वेरी क्विकली, डोंट वरी, आई विल हैंडल हर। थैंक यू सो मच सर। मैनेजर ने उसका शुक्रिया अदा किया। क्रिश रूम से बाहर निकल गया। अमायरा अपनी गर्दन को कभी दाएं मोड़ती तो कभी बाएं। क्रिश ने कहा, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है, चलो क्लिनिक छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। मेरे फ्रेंड्स भी परेशान हो रहे होंगे। मेरा फोन। अमायरा को अपने फोन का ख्याल आया तो वो वापस से रूम की तरफ जाने लगी। क्रिश ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। तुम्हारा फोन मेरे पास है, थैंक्स। ये कहते हुए अमायरा ने उससे अपना फोन लिया और अपने दोस्तों को कॉल किया। क्रिश ने घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 7 बज रहे थे। अमायरा ने जब सारी बातें क्लियर किया तो उसके दोस्त भी शांत हो गए। सबको उसकी फिक्र सता रही थी। अमायरा के कॉल कट करते ही क्रिश ने पूछा। अमायरा ने जब सारी बातें क्लियर किया तो उसके दोस्त भी शांत हो गए। सबको उसकी फिक्र सता रही थी। अमायरा के कॉल कट करते ही क्रिश ने पूछा, इफ यू डोंट माइंड घर तक छोड़ दूं? अगर और कहीं जाने का प्लान ना हो तो? नहीं, मुझे घर वापस जाना है। ये बोल अमायरा उसके साथ चल दी। चलो, इनकी सुबह आपस के झगड़े से नहीं हुई। दोनों ने नॉर्मली बात की। क्रिश ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला। अमायरा के अंदर बैठते ही क्रिश भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। अमायरा ने कॉल हिस्ट्री में चेक किया। संजय के कई सारे कॉल्स आए थे। ये देख अमायरा परेशान हो गई। ओह नो, भैया के इतने सारे कॉल्स, अब तो बहुत डांट पड़ने वाली हैं। क्या करूं? अमायरा घबराहट में अपने नाखून चबा रही थी। क्रिश ने पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कोई बात है क्या? तुम प्लीज कुछ देर के लिए चुप रहना और बिल्कुल भी आवाज मत निकालना। क्रिश समझ नहीं पा रहा था आखिर वो क्या करना चाह रही हैं। अमायरा ने संजय को कॉल बैक किया। संजय मीटिंग रूम में था। जैसे ही उसका फोन वाइब्रेंट हुआ उसने तुरंत उसे देखा। उसका ध्यान मीटिंग से ज्यादा अपने फोन पर था। अमायरा का कॉल आते ही वो अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। मीटिंग बाद में कंटिन्यू करते हैं। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। संजय ने कॉल रिसीव करते ही पूछा, कहाँ हो तुम इस वक्त? पता है मैंने कितने कॉल किए और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आई एम रियली सॉरी भैया। मैं सारी गलती एक्सेप्ट करती हूँ। कल फ्रेंड की शादी थी, मेरा फोन भी साइलेंट पर था। कभी थक गई थी इसलिए सोने चली गई। इस बीच आपका नंबर नहीं देख पाई। अमायरा ने पहले से ही तय कर लिया था उसे क्या झूठ बोलना है। संजय ने कहा, तुम जानती भी हो मेरा दिल कैसे बैठ गया था। तुमने कहा था मैंने अपने दोस्तों का नंबर दो, तुमने वो भी नहीं भेजा। मैं टिकट्स बुक करवा रहा था। मैं जानती हूँ आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। जैसे ही आपके मिस कॉल्स देखे मैंने तुरंत कॉल बैक किया। प्लीज भैया गुस्सा थूक दीजिए। देखिए मैंने न अपने कान भी पकड़ लिए हैं। अमायरा ने दूसरे हाथ से अपना कान पकड़ा तो क्रिश को हंसी आ गई। वो बहुत ही क्यूट सी बच्ची लग रही थी। फाइनली अपनी मासूमियत से उसने संजय का गुस्सा कम कर दिया। अमायरा के फोन रखने पर क्रिश ने कहा, तुम झूठ बोलने में माहिर हो।
किसी खास ने मुझसे कहा है, जो झूठ किसी की उम्मीद बांधे रखे वो उस सच से लाख गुना अच्छा है जो बेतहाशा तकलीफ दे। भैया मुझे लेकर काफी परेशान हो गए थे। मुझे खुशी है अब वो जरूर मुस्कुरा रहे होंगे, अमायरा ने कहा। क्रिश ने गाड़ी साइड में रोकी। तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, अमायरा मुस्कुरा दी। उसने देखा वो अपने होटल पहुंच चुकी थी। क्रिश को बाय बोल वो गाड़ी से बाहर निकल गई। शिव ने उसका नाम लेना चाहा लेकिन चुप हो गया। अमायरा ने उसका कोट नहीं लौटाया और क्रिश ने उसे वापस भी नहीं मांगा। क्रिश ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अमायरा एंट्रेंस पर पहुंची ही थी कि तभी उसका ध्यान पे आ की मात्रा न कोट पर गया। ये तो मैंने लौटाया ही नहीं। अमायरा ने मुड़कर देखा, क्रिश वहां से जा चुका था। कुछ सोचते हुए अमायरा मुस्कुरा दी। वो होटल के अंदर चली आई। उसे रात हुई सारी बातें याद थी। तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। केयर करना जानते हो। अमायरा को लगा नहीं था वो किसी को इस तरह से सोचेंगी। जो भी हो उसके साथ बिताए पल अच्छी यादों की तरह जहन में बैठ गए। शाम का वक्त शिव का अपार्टमेंट, उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इंसान नहीं रहता वहां। चीजें बिखरी हुई थी, कपड़े फैले हुए थे। शिव बैग में सामान पैक कर रहा था। उसने किसी को कॉल लगाया और फोन कान से लगा लिया। हेलो रिजवान, मेरी टिकट्स नहीं पहुंची अब तक। सर मैंने इवांश सर को दिया था, वो आपको देने ही आ रहे हैं, रिजवान ने कहा। घर की डोरबेल बजी। शिव ने कॉल कट किया और जाकर दरवाजा खोला। इवांश ने मुस्कुराकर उसे गुड मॉर्निंग विश किया। सॉरी चीफ, कल इसे देने मैं आपके घर आया था लेकिन डोर लॉक था। आपने कॉल भी नहीं उठाया। ये रही आपकी टिकट्स। वैसे आप कितने वक्त के लिए जा रहे हैं? शिव कमरे के अंदर चला आया। मुझे नहीं मालूम। अच्छा सुनो, डैम वाला प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने वाला है। उसकी रिपोर्ट्स मुझे ईमेल कर दिया करना। जब वक्त मिलेगा देख लिया करूंगा। चीफ, आप कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर टूर पर? इवांश ने पूछा। शिव ने बैग की जिप बंद करते हुए कहा, दोनों। इवांश ने मन में कहा, इसका मतलब आप फिर महीनों तक गायब रहेंगे। शिव ने घर की चाबियां उसे देते हुए कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लैंडलॉर्ड को इसे वापस कर देना और उसका जो भी अकाउंट है वो क्लोज कर देना। चीफ, मैं एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ आपको। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। ये कहते हुए शिव बाहर निकल गया। इवांश वहीं चेयर पर बैठकर घर की हालत देखने लगा। चीफ बहुत ज्यादा बदल गया। उन्हें गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी और अब एक भी चीज वो सही जगह पर नहीं रखते। स्कूल बस शक्ति और वैदेही को घर तक छोड़कर गई। शक्ति ने वैदेही से उसका बैग लेते हुए कहा, इट्स टू हैवी, लाओ इसे मैं पकड़ता हूँ। वैदेही मुस्कुरा दी। मैं तो भूल गई थी, तुम तो आयरन मैन हो। अच्छा शक्ति, डैड ने मुझे प्रॉमिस किया था कल संडे है न, वो हम सबको अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलेंगे। कल बहुत मजा आएगा। अम्यूजमेंट पार्क इज नॉट अ सुटेबल प्लेस, आई वॉन्ट टू गो टू द साइंस म्यूजियम, शक्ति ने कहा। तो वैदेही बोली, क्यों, तुम्हें मस्ती करना अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अच्छा लगता है? शक्ति ने पूछा। तो वैदेही मुस्कुरा दी, बहुत ज्यादा पसंद है। शक्ति ने चलते हुए कहा, तुम्हें पसंद है तो अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ कल चलूंगा। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कल मैं तुम्हें मेरी फेवरेट वाली कॉटन कैंडी खिलाऊंगी। दोनों हंसते मुस्कुराते और बातें करते हुए घर के अंदर चले आए। कृतिका अम्मा के साथ किचन में थी। अम्मा, बच्चे आ गए, आप लंच तैयार कीजिए, मैं उन्हें चेंज करवा के लाती हूँ। कृतिका किचन से बाहर निकल गई। कैसा रहा तुम दोनों की स्कूल? आज तो दोनों मुस्कुरा रहे हो। कोई स्पेशल बात है? मुझे भी बताओ। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम कल अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं। वैदेही भागती हुई आई और उसने कृतिका को कमर से थाम लिया। अच्छी बात है, चलो अब दोनों जाकर कपड़े चेंज करो। शक्ति, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, कुछ और चाहिए तो सीधा मौसी को आवाज लगाना। शक्ति अपने कमरे में चला गया। कृतिका वैदेही को अपने साथ ले गई। शक्ति अपने कमरे में आया तो उसे वॉल पर एक चिट मिला जो सिद्धि छोड़कर गई थी। मॉम को आने में आज देर हो जाएगी। शाम को जब पार्क जाओ तो वेदू का ख्याल रखना और अपना भी।
किसी से फाइट मत करना। शक्ति ने उस पेपर को छूकर देखा। सिद्धि ने फाइल कलेक्ट की और संजय के कैबिन में पहुंची। आप अगर फ्री हैं तो ये फाइल चेक कर लीजिए, मैं आज ही सीए को दे दूंगी। आज नहीं सिद्धि, मैं आज जल्दी घर चला जाऊंगा। अमायरा आज आ रही हैं, इसलिए उसके लिए डिनर मैं बनाने वाला हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो आज चीजें उसकी पसंद की बनेगी। हाँ, इसलिए सारी तैयारियां पहले करूंगा ताकि कोई गलती न हो। वैसे कल संडे है, आपने कोई प्लान बनाया है क्या? अगर नहीं तो कल घर आ जाइए। आपको तो पता है आपके साथ वक्त बिताना अमायरा को कितना अच्छा लगता है। अमायरा से मैं फिर कभी मिल लूंगी। कल सबने बच्चों के साथ एम्यूजमेंट पार्क जाने के बारे में सोचा है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, सिद्धि ने कहा। तो संजय बोला, कोई बात नहीं, आपको बच्चों के साथ जाना चाहिए। मैं भी कई दिनों से शक्ति से नहीं मिला। अगर मौका मिला तो मैं भी आने की कोशिश करूंगा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। अपनी बात पूरी कर सिद्धि उनके कैबिन से बाहर निकल गई। संजय अभी भी दरवाजे की ओर देख रहे थे। रात का वक्त राव विला आनंद स्वरा को लेकर कॉरिडोर में टहल रहा था। अब जितनी बातें उसे समझ आ सकती वो सिर्फ यही थी कि वो अपने पापा के साथ हैं। ज्यादा कुछ समझना उसके बस की बात नहीं थी और आनंद की बातें ऐसी थी मानो वो प्रोफेशनल से बात कर रहा हो। माहिरा लावण्या के साथ उनके कमरे में बैठी थी। कल स्वरा का बर्थडे था, इसलिए मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही थी। माहिरा रुककर बोली, माँ इतनी बड़ी पार्टी की क्या जरूरत, हम सब घर पर ही सेलिब्रेट करते हैं ना। बड़ी पार्टी कहाँ है, मैंने तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया। मेरी पोती का जन्मदिन है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसके लिए मैंने जो ड्रेस पसंद की थी वो आ गई हैं। तुमने देखा उसे? नहीं देखा तो कमरे में जाकर देख लेना, मैंने रखवा दिया है उसे, लावण्या ने जवाब दिया। माहिरा नोटबुक बंद करते हुए बोली, ठीक है, फिर मैं ये लिस्ट आनंद को दे देती, मेहमानों को कॉल कर देंगे। नहीं, ये लिस्ट तुम मुझे दे दो, मैं देख लूंगी। तुम बस कल हॉस्पिटल मत जाना, वैसे भी घर में बहुत सारा काम रहेगा। माहिरा ने उनकी बातों पर चुपचाप हाँ में सिर हिलाया। वो अपने कमरे में लौट आई। आनंद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बातें हो रही थी मासा? और क्या बातें होंगी, पोती के जन्मदिन की तैयारियों के बारे में डिस्कस कर रही थी। माहिरा को देख स्वरा ने अपने हाथ बढ़ा दिए। वो उसकी गोद में जाना चाहती थी। माहिरा ने अपना हाथ पीछे कर लिए। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं संभालने वाली इस वक्त। मुझे सोना है और सुबह जल्दी उठना है, वरना तुम्हारी दादी से डांट पड़ेगी। दादी ने तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवाई है, देखूं जरा कैसी है। माहिरा ने टेबल के पास रखा बॉक्स खोला। वाइट कलर का खूबसूरत सा फ्रॉक था जिस पर रेड कलर के रोजेस लगे हुए थे। माहिरा ने आनंद से पूछा, ड्रेस कितनी खूबसूरत है न, और इसका फैब्रिक भी कितना सॉफ्ट है। वो तो है। अपनी पोती के लिए माँ हमेशा अच्छी चीजें ही चूज करती हैं, वैसे ये ड्रेस हमारी बेटी को भी पसंद है। इसके हाथ रखने पर ही माँ ने इसे सिलेक्ट किया था, आनंद ने कहा तो माहिरा मुस्कुरा दी। स्नेहा अपने पापा का हाथ पकड़ खेल रही थी। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। इशिता ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और कमरे में तेजस को ढूंढने लगी। बालकनी से कुछ आवाजें आ रही थी। उसने झांक कर देखा, तेजस किसी से फोन पर बात कर रहा था। इशिता उसकी कॉफी लेकर उसके पास चली आई। उसे बिना डिस्टर्ब किए उसने उसे कॉफी थमाया और वहीं बालकनी में टहलने लगी। इवांश ने कॉल कट कर पॉकेट में रखा और अपना एक हाथ ग्रिल से टिका लिया। इशिता उसके नजदीक चली आई। तेजस, आज शाम ऑफिस से फ्री हो जाना, मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, हमें उनके पास जाना है। तेजस के हाथ की पकड़ रेलिंग पर कस गई। मैं नहीं जा सकता, तेजस ने साफ साफ इंसाफ कर दिया। इशिता को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने तेजस को अपनी ओर घुमाया। पर क्यों? तेजस, कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये तो वही वाली बात हो गई न, बिना एग्जाम दिए हार मानना। मेरे लिए लाइफ एग्जाम नहीं है। 10 दिन भी नहीं हुए डॉक्टर से मिले और तुम एक नया डॉक्टर खोज लाई। एक्सेप्ट कर लो इशिता, हर बार हमें नहीं सुनने को मिलेगी। तेजस ने उसके कंधे को पका तो इशिता ने उसका हाथ झटक दिया। तुम बहुत बुरे हो तेजस।
सिर्फ मेरी फीलिंग्स से खेलना जानते हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या फील करती हूँ। बच्चे की ख्वाहिश कौन से पेरेंट्स को नहीं होती, मुझे भी है। घर में कोई ई वक्त बारे में बात नहीं करता ताकि मुझे तकलीफ न हो, लेकिन मैं समझ सकती हूँ मैं उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही। इशिता तुम। तेजस की बात सुने बिना ही इशिता भागती हुई वहां से चली गई। तेजस ने कसकर अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। तुम्हें समझाऊं भी तो कैसे। सुबह का वक्त, संजय का घर। संजय हाथ में कॉफी मग पके सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने मेड से पूछा, अमायरा उठ गई क्या? नो सर। संजय वापस सीढ़ियां चढ़ अमायरा के कमरे में पहुंचा। वो एक टेडी को हग करके सो यही थी। उसका कमरा बिल्कुल किसी बच्चे के कमरे की तरह था, कलरफुल और खिलौनों से भरा। संजय ने कॉफी मग टेबल पर रखा और उसके सिरहाने आकर बैठ गई। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। माय डियर स्वीट हार्ट, सुबह हो चुकी है, खोल दो अपनी। अमायरा ने करवट बदल ली। नहीं भैया, अभी मुझसे बात और सोना है, अमायरा ने उनींदी आवाज में कहा। संजय मुस्कुरा दिया। बिल्कुल नहीं, ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं होता। देखो 9 बज रहे हैं, चलो अब फटाफट से उठ जाओ। अमायरा ने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गई। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, आप क्यों मेरी नींद के दुश्मन बन जाते हैं? आनंद उसके बाल ठीक करते हुए बोला, मुझे दुश्मन समझो या कुछ और तुम्हारी मर्जी, लेकिन और ज्यादा सोना अच्छी बात नहीं। जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता रेडी करवाता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे। अपनी बात पूरी कर संजय वहां से चले गए। अमायरा ने अंगड़ाई ली और अपने टेडी को थाम लिया। गुड मॉर्निंग जैक, पता है मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया में कितना मिस किया। तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए था। तुम्हें एक ऐसे इंसान में मिलवाती जो बहुत अलग था, गुड लुकिंग था और चार्मिंग भी था, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। हाँ, उससे मिलकर पहले गुस्सा बहुत आया क्योंकि उसने मुझे परेशान किया, लेकिन वो हेल्पफुल भी था। उसने मेरी मदद भी की। आई एम कंफ्यूज, उसे अच्छा कहूँ या बुरा? अमायरा उस टेडी को लेकर डांस करने लगी। वो खुद भी अनोखी थी और उसकी हरकतें भी। शिव ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी। सिर पर उसने कैप पहन रखा था। वो रेस्टोरेंट के अंदर चला आया। वो अकेला ही था। उसने खाने का ऑर्डर दिया और एक खाली टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने बैग से लैपटॉप निकाला और कान से ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। फोन की दूसरी तरफ से इवा ने कहा, गुड मॉर्निंग चीफ, आपके रहने का इंतजाम हो गया ना? अगर नहीं हुआ तो मुझे बताइए, मैं अभी आपके लिए अच्छा सा घर ढूंढता हूँ। जरूरत नहीं है, जेनिका ने अच्छा घर ढूंढा है। मुझे क्लाइंट्स की डिटेल्स शाम तक भेज देना, शिव ने कहा। तो इवांश बोला, चीफ आज तो संडे है, आप आज भी नहीं काम करेंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता मंडे हो या संडे, मुझे डिटेल्स भेज देना ताकि मैं उनसे मीटिंग के लायक पूछ सकूं। इवांश ने उसकी सभी बातों पर हाँ में जवाब दिया। वो फोन रखने ही वाला था तभी शिव ने कहा, अच्छा सुनो, डैम वाले प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैनेजर से कहना सुपरवाइजर से बात करके एक टाइम फिक्स करे। मुझे उन सब से बात करना है। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इवांश की बात खत्म हुई तो शिव ने कॉल कट कर दिया। वेटर उसका खाना सर्व कर वहां से चला गया। शिव ने लैपटॉप साइड किया और खाना शुरू किया। सुबह का वक्त, कृतिका का घर। आज सभी लोग एम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे, इसलिए बच्चे भी काफी खुश थे। कृतिका ने बॉक्स में फ्रूट रखते हुए कहा, ज्यादा सामान नहीं ले जाऊंगी। खेलते वक्त इन लोगों को भूख थोड़ी न लगती है, मैंने स्नैक्स बनाए हैं, उसे भी रख लेना। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। शक्ति और वैदेही इस वक्त गार्डन में हाइड एंड सीक खेला रहे थे। वैदेही की टर्न थी। उसने काउंटिंग शुरू की। शक्ति दीवार के पीछे जाकर छिप गया। मैं आ रहूं हूँ शक्ति, ये कहते हुए उसने अपनी आंखों से अपने हाथ हटा लिए। मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगी। वैदेही कॉन्फिडेंट थी कि वो उसे ढूंढ लेगी, लेकिन जहां भी जाती उसे शक्ति कहीं नजर नहीं आता। शक्ति दीवार की ओट से देख पा रहा था, वो उसे ढूंढने में असफल थी। उसका चेहरा भी उदास लग रहा था और ये बात शक्ति को पसंद नहीं आई। उसने बाहर आना ही ठीक समझा। उसके बाहर आते ही वैदेही ने उसकी कलाई पकड़ लिया। उसके चेहरे पर खुशी देखने लायक थी।
वैदेही भागकर उसके पास चली आई। मैं जीत गई, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम कहते हो ना तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हरा देती हूँ। शक्ति को सिर्फ तुम हरा सकती हो। शक्ति ने हाई फाई के लिए हाथ उठाया तो वैदेही ने भी हाई फाई दी। अनिकेत सामान गाड़ी में रख रहे थे। सिद्धि और कृतिका भी बाहर चले आए। वैदेही ने कहा, मॉम डैड सब जा रहे हैं, जल्दी चलो। उन दोनों भी चले आए। मैं आगे बैठूंगा। ये कहते हुए शक्ति ने गाड़ी का दरवाजा खोला। कृतिका ने कहा, साथ क्यों नहीं, वो सीट तुम्हारे लिए रिजर्व जो हैं। सीट बेल्ट जरूर बांधना, मौसी मैं हमेशा याद रखता हूँ, शक्ति ने अपने ही एटीट्यूड के साथ कहा। तकरीबन घंटे भर के सफर के बाद वो लोग एम्यूजमेंट पार्क पहुंचे। सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वो कम वैदेही थी। उसकी पसंदीदा जगह थी ये। शक्ति बच्चा जरूर था लेकिन मुस्कुराने में हमेशा कंजूसी करता था। मुझे रोलर कोस्टर पर जाना है। वैदेही अनिकेत का हाथ पकड़ हिलाते हुए बोली, डैड मुझे रोलर कोस्टर पर जाना है, बहुत ऊंचा है, वो डरोगी तो नहीं। अनिकेत के ये कहने पर वैदेही तुरंत बोली, मैं किसी से नहीं डरती। आई एम ब्रेव गर्ल, प्लीज डैड लेट्स गो। अनिकेत ने कृतिका से पूछा, मैं शक्ति और वेदों को लेकर जा रहा हूँ, तुम दोनों चलोगे? मुझे नहीं जाना, उस पर आप सब जाइए, कृतिका ने कहा। तभी सिद्धि बोली, मैं कृतिका के साथ ही रुकूंगी। एक मिनट, मुझे भी रोलर कोस्टर पर जाना है। अमायरा अपना हेड संभाले सबके बीच चली आई। उसे देख सब बहुत खुश हुए। अमायरा सिद्धि के गले लगकर बोली, स्वीट हार्ट मैंने आपको बहुत मिस किया, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आई। कैसी गई फ्रेंड की शादी? सिद्धि ने पूछा तो अमायरा जल्दबाजी में बोली, आकर सब बताती हूँ, अभी मुझे रोलर कोस्टर पर जाना है। कम ऑन एवरविन, जल्दी चलो। अमायरा बच्चों के साथ वहां से चली गई। वो संजय के साथ आई थी। कृतिका ने पूछा, मुझे नहीं पता था आपको भी ये जगह बहुत पसंद है। पसंद हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में जो खूबसूरत सी बच्ची हैं, उसे ये जगह बहुत पसंद है। मुझे कल सिद्धि से पता चला इप सब एम्यूजमेंट पार्क आ रहे हैं। मैंने जब अमायरा को बताया तो उसने जिद ठान ली, मुझे भी चलना है। संजय की बात सुन सिद्धि बोली, कोई बात नहीं, मैं जानती हुए अमायरा की जिद और पसंद को। उफ, मैं अपना पर्स तो गाड़ी में ही छोड़ आई। आप लोग बातें कीजिए, मैं पर्स लेकर आती हूँ। कृतिका उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चली गई। संजय ने सिद्धि से पूछा, वैसे आपको यहाँ कौन सी चीज ज्यादा पसंद है? ये बच्चों की जगह है, मेरी पसंद यहाँ मायने नहीं रखती, सिद्धि ने कहा। ये गलत है सिद्धि, देखिए हर एक इंसान की अपनी अलग पसंद होती हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो या बड़े। हम कितने ही बड़े क्यों न हो जाए, हमारे अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है। बस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उसे कभी वक्त नहीं दे पाते। सिद्धि को देखकर लग रहा था वो संजय की बातों से एंग्री करती हैं। संजय उसका हाथ पकड़कर बोला, अच्छा चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अरे लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? सिद्धि उसके साथ खींची चली गई। संजय ने उसे सामने देखने के लिए कहा जहाँ बहुत सी खूबसूरत चीजें रखी हुई थी। संजय ने कुछ रिंग्स खरीदी और सिद्धि की ओर बढ़ाकर कहा, चलिए अपनी किस्मत आजमाते हैं, मुझे ये सब नहीं आता, मैं हार जाएंगी। कमाल है सिद्धि, आप तो खेलने से पहले ही हार मान रही हैं। अरे पहले खेलकर तो देखिए, क्या पता हार जीत में बदल जाए। संजय के फोर्स करने पर सिद्धि ने कोशिश की लेकिन असफल हो गई। संजय उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला, फिर से कोशिश कीजिए सिद्धि। सिद्धि 4 बार रिंग्स फेंक चुकी थी लेकिन चारों बार हार गई। उसने संजय से कहा, आप नहीं जानते, हार से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मैं नहीं जीत पाऊंगी। संजय ने सिद्धि के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सिद्धि हमें आखिर तक कोशिश करनी चाहिए, पहले ही हार मान जाएंगे तो अंत में हमें वही मिलेगा। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और बिना देखे फेंकिए। कृतिका ने जब सिद्धि और संजय को साथ देखा तो दूर ही रुक गई। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद की। उसका निशाना एक कैमरा था। संजय ने वहां खड़े आदमी को इशारा किया तो उसने रिंग कैमरे के ऊपर डाल ली। सिद्धि ने आंखें बंद करके कोशिश की। अब की बार भी निशाना गलत लगा, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
वो बच्चों की तरफ खुशी से उछल पड़ी। मैं जीत गई। आपने सही कहा था, मैं जीत गई। ये सब देख कृतिका भी मुस्कुरा रही थी। सिद्धि को वो कैमरा मिल चुका था। संजय ने दुकानदार को उस कैमरे की कीमत चुकाई और उसे थैंक यू कहा। सिद्धि इन सभी बातों से बेखबर थी। अनिकेत ने बच्चों के साथ रोलर कोस्टर की सैर पूरी की। वैदेही ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। दी, आप तो रोलर कोस्टर पर जाने से डरती हैं। मैं नहीं तो, मैं कहीं जाने से नहीं डरती। अमायरा ने तुरंत इनकार किया। तभी शक्ति बोला, झूठ। आपको डर लग रहा था इसलिए आपने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। छोटे शैतान, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारा हाथ इस्लाम पकड़ा ताकि तुम्हें डर न लगे। अमायरा कहा, अपनी गलती मानने वाली थी, उसने तो साफ इनकार कर दिया। वैदेही ने हंसते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। अमायरा सिद्धि और संजय के पास चली आई। उसने सिद्धि के हाथ में कैमरा देखा तो पूछ बैठी, ये कैमरा आपने क्यों खरीदा? उन्होंने खरीदा नहीं है बल्कि जीता है। संजय ने कहा, वाओ इट्स ग्रेट। कौन सा वाला गेम था? रिंग्जा वाला। अमायरा, ये तुम रख लो, तुम्हें फोटोग्राफी पसंद है ना? सिद्धि ने कैमरे अमायरा की ओर बढ़ाया तो उसने वापस कर दिया। नहीं, इसे आप ही रखिए क्योंकि इसे आपने जीता है। मेरे पास बहुत सारे कैमरे हैं, भैया ने अलग अलग कैमरे की कलेक्शन खरीद कर दिया है मुझे। संजय शक्ति के बगल में आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें सामना रखे गन पर थी। संजय ने कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे न तब ये गेम खेलना। मुझे ये गेम खेलने के लिए बड़े होने की क्या जरूरत है अंकल? मैं इसे खेल सकता हूँ। शक्ति, तुम इसकी आवाज से डर जाओगे। संजयनाथ के ये कहते ही शक्ति की आंखें छोटी हो गई। उसने बिना संजय की ओर देखे कहा, ठीक है, फिर बेट लगाते हैं। हम दोनों में से जो जीतेगा, हारने वाले शख्स को उसकी बात माननी पड़ेगी। संजय को थोड़ा अजीब लगा। एक छोटा सा बच्चा उससे बेट लगा रहा था, लेकिन शक्ति के नेचर को वो अच्छे से जानता था। दोनों ने गन उठाई और सामना निशाना साधा। संजय कुछ कहने ही जा रहा था, तभी शक्ति ने कहा, अंकल मैं आपको मौका देता हूँ। पहला टर्न आपका। संजय ने हैरानी से उसे देखा। जहां उसे बच्चे को ही मौका देना चाहिए, वहां शक्ति उसे एक मौका दे रहा था। संजय ने पहले शूट किया जिसमें उसका निशाना चूक गया। अगला निशाना शक्ति ने लगाया जो बिल्कुल सही था। संजय को ताज्जुब हुआ, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। शक्ति ने संजय की ओर देखकर कहा, आप रुक क्यों गए? आप और नहीं खेलेंगे? हाँ, क्यों नहीं? संजय ने फिर कोशिश की और उससे कई बार चूक हुई। जब शक्ति की बारी आई तो उसने काफी अच्छा किया। एक बार भी उससे चूक नहीं हुई। संजय की आंखें हैरान रह गई। उसने गन नीचे रखते हुए कहा, नो डाउट यू आर मल्टी टैलेंटेड। चलो बोला, क्या शर्त है तुम्हारी? अभी रहने दीजिए, मैं बाद में बताऊंगा। संजय और शक्ति बाकी सबके पास लौट आए। अमायरा सबकी फोटोज लेने में बिजी थी। शाम होने को आ गई। सबके सब एम्यूजमेंट पार्क से निकल गए। बाकी सब अनिकेत की गाड़ी में थे, लेकिन शक्ति संजय और अमायरा के साथ उनकी गाड़ी में था। संजय की फैमिली से उनका रिश्ता काफी करीब था। लगभग सिद्धि को उसकी कंपनी में काम करते हुए 5 साल बीत चुके थे। तब से वो लोग एक दूसरे को जानते थे। वैदेही सिद्धि के साथ पीछे वाली सीट पर बैठी थी। वो एक एक कर उसे बता रही थी वो कौन कौन से झूले पर गई। कृतिका ने कहा, वेदू अब चुप भी हो जाओ। मॉम थक गई तुम्हारी बातें सुनकर, तो फिर आप कान में ब्लूटूथ लगाइए। मैं आपको थोड़ी ना कुछ बता रही हूँ, मैं तो मौसी को बता रही हूँ। सिद्धि उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। कृतिका ने घूरकर अनिकेत को देखा। दिन ब दिन आपकी बेटी बिगड़ती जा रही है। तुम मुझे क्यों सुना रही हो? कितनी प्यारी बातें करती है मेरी बेटी। तुम्हें कुछ सीखना चाहिए उससे। अनिकेत ने वैदेही की तारीफ की तो वो हंस पड़ी। सिद्धि ने मुंह पर उंगली रख उसे चुप होने के लिए कहा। सिद्धि कृतिका से बोली, तुम बहुत गुस्सा करने लगी हो आजकल। संजय प्लीज आप सोने से पहले इसका ब्लड प्रेशर चेक कीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरा शक्ति हमेशा अच्छे बच्चे की तरह शांत रहता है। इस तरह लड़की की जुबान कभी बंद ही नहीं होती। कृतिका ने जब वैदेही की बुराई की तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया।
शक्ति ने संजय की ओर देखकर कहा, अंकल मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। इस उम्र में तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है? मॉम कहती हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती। शक्ति ने कहा तो अमायरा मुस्कुरा दी। दैट इज ग्रेट। भैया आप तो हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोलकर चुप करवा देते हैं। शक्ति के आगे तो आपकी जुबान भी बंद हो जाती है। संजय ने ड्राइव करते हुए कहा, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कहती हैं, लेकिन कुछ चीजें सीखने के लिए सही उम्र होनी चाहिए। तुम्हें ड्राइविंग सीखने के लिए थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा। जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाते तब तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा और तुम सड़क पर गाड़ी नहीं चला पाओगे। तुम्हें बहुत से ट्रैफिक रूल्स समझने पड़ेंगे। शक्ति ने पीछे देखकर अमायरा से पूछा, अमायरा थी आपको ड्राइविंग करनी आती है? नहीं, मुझे सिर्फ साइकिल चलानी आती है। पहले तुम ड्राइविंग सीखना, उसके बाद फिर मुझे सिखाना। अमायरा के ये कहने पर शक्ति ने हाँ में जवाब दिया। कृतिका दरवाजे का लॉक खोल रही थी। उनकी गाड़ी के ठीक पीछे संजय को गाड़ी रुकी। वो लोग भी बाहर निकले। सिद्धि उनके पास चली आई। यहाँ तक वक्तू को ड्रॉप करने के लिए थैंक्स। प्लीज अंत आइए न, डिनर साथ में करते हैं। नहीं सिद्धि, आप क्यों परेशानी उठाएगी? संजय ने इनकार किया तो सिद्धि बोली, इसमें परेशानी कैसी, प्लीज अंदर आइए न, हम सबको अच्छा लगेगा। ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, मैं जल्दी डिनर रेडी कर लूंगी। भैया मान भी जाइए न, सिद्धि इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं। अमायरा ने मनाने की कोशिश की तो संजय ने हाँ कह दिया। सिद्धि उन दोनों को घर के अंदर ले आई। अनिकेत और संजय ड्राइंग रूम में चले गए। कृतिका, शक्ति और वैदेही को उनके कमरे में ले गई। सिद्धि ने अमायरा से कहा, तुम भी जाकर अपने भैया के साथ ड्राइंग रूम में बैठो। मैं किचन में जा रही हूँ। मैं उनके साथ माहिरा नर्मदा जी के पास पहुंची। उन्होंने बाकी मेहमानों से उसे मिलवाया। क्या करूंगी, मैं आपके साथ किचन में चलती हूँ। आपसे कुछ सीख भी लूंगी। आर यू श्योर तुम मेरे साथ किचन में आओगी? सिद्धि के ये कहने पर अमायरा ने उसका हाथ थाम लिया। हाँ मैं श्योर हूँ, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। सिद्धि उसे अपने साथ ले गई। वहीं दूसरी तरफ राव विला में पार्टी चल रही थी। बहुत से मेहमान आए हुए थे। ये सारी तैयारियां लावण्या ने करवाई थी। उनकी पोती का पहला जन्मदिन था। अपनी सारी मुरादें पूरी करनी थी उन्हें। माहिरा अपने कमरे में रेडी हो रही थीं। आनंद ने स्वरा को गोल में संभाल रखा था। माहिरा, तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और। अच्छा आनंद बताइए न, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ? इसमें अच्छी नहीं लग रही तो क्या चेंज कर लूँ? माहिरा, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? तुम इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही हो। कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्नेहा, देखो जरा अपनी मम्मा की तरफ और बताओ उन्हें वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। माहिरा उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। उसने कान में इयररिंग्स पहनी और नजर भर खुद को आईने में देखा। वो आनंद की ओर पलटते हुए बोली, नीचे बहुत से मेहमान आए हैं। मुझे नहीं लगा था माँ इतनी बड़ी पार्टी रखेगी, इसलिए बस थोड़ी सी नर्वस हो रही थी। आनंद ने उसका हाथ थामकर कहा, मैं हूं न तुम्हारे साथ। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम न्यूरोसर्जन है। इंसान का दिमाग पर काबू करना तुम्हें औरों से बेहतर आता है। बस भी कीजिए, मैं सिर्फ दिमाग का इलाज करती हूँ, किसी के दिमाग में क्या है उसे पढ़ नहीं सकती। अब चलिए, वरना माँ किसी को बुलाने के लिए भेज देंगी। माहिरा और आनंद स्नेहा को लेकर नीचे गार्डन में पहुँचे। हर कोई स्नेहा को जन्मदिन विश कर रहा था। स्नेहा भी उस वाइट फ्रॉक में बहुत प्यारी लग रही थी। लावण्या ने स्नेहा को अपनी गोद में लेकर कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? मैं कब से अपनी पोती का इंतजार कर रही थी। चलो दादी तुम्हें बाकी सबसे मिलवाती हैं। लावण्या स्नेहा को अपने साथ ले गई। नर्मदा जी ने माहिरा को अपने पास आने का इशारा किया। आनंद ने कहा, बड़ी माँ तुम्हें बुला रही हैं, तुम उनके पास जाओ। माहिरा नर्मदा जी के पास पहुंची। उन्होंने बाकी मेहमानों से उसे मिलवाया। चंद्रशेखर जी बाकी मेहमानों से बातचीत कर रहे थे, तभी किसी ने पूछा, आपने अपने भतीजे को जब चुनाव मैदान में उतारा तो उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद आपकी पार्टी ने उसे दोबारा टिकट क्यों नहीं दी? देखिए, आप उसकी हार की बात कर रहे हैं, लेकिन उस कंस्टिट्यूशी से उसने इतने वोट हासिल किए जो आपका बेटा हासिल नहीं कर पाया।
चुनाव के मैदान में जीत हार तो लगी ही रहती हैं। आनंद पूरी तरह तैयार नहीं था। उसे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी थी। उसने कहा इसके बाद ही वो चुनाव में उतरने के बारे में सोचेगा। पार्टी ने पहले ही तय कर लिया है अगले विधानसभा चुनाव में उसे टिकट देगी। एक युवा नेता के तौर पर उसकी ख्याति किसी से छिपी नहीं है। वहां मौजूद बाकी लोगों ने भी चंद्रशेखर जी की बातों पर सहमति जताई। वनराज वहां पहुंचे। भाई साहब जरा आप मेरे साथ आइए। वनराज उन्हें अपने साथ ले गए। क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? एक न्यूज फैली है, आपको भी देखनी चाहिए। सुना है अरोड़ा साहब अपने दामाद को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। वैसे तो खबर अंदर की थी, पता नहीं न्यूज तक ये खबर कैसे पहुंची। चंद्रशेखर जी ने कहा मुझे लगा ही था। पार्टी के अंदर ही गुटबाजी चल रही है। सीएम साहब जरा दिल्ली से लौट आए तो उनसे बात करता हूँ। अरोड़ा साहब ने फैसला लिया है तो उन्हें जरूर कुछ बताया होगा। अच्छा ठीक है, तुम जाकर मेहमान को देखो, ये सब बातें करने का समय नहीं है। वनराज ने उनकी बात पर सहमति दर्ज की। सिद्धि डिनर रेडी कर चुकी थी और समायरा डिनर टेबल पर लगाने में उसकी मदद कर रही थी। समायरा तुम ये सब रहने दो, बाकी सबको डिनर के बुला लो। अभी बुलाकर लाती हूँ। अमायरा ड्राइंग रूम में पहुंची। डिनर रेडी है, आप लोग आ जाइए। हाँ बस अभी आते हैं। चलिए मिस्टर, देर करेंगे तो डांट पड़ेगी। सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे। वैदेही सिद्धि के पास चली आई। मौसी आपने पकोए नहीं बनाए? पकोए? नहीं आज तो नहीं बनाए। अभी आप सबके साथ डिनर कर लो। पकोए मैं फिर कभी बना दूंगी आपके लिए, सिद्धि ने कहा। शिव संजय के बगल वाली चेयर पर बैठा था। उसके बैठने का और खाने का सलीका बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। ये सब उसकी पर्सनैलिटी को निखारती थी। समायरा ने शक्ति की प्लेट में जैसे ही भिंडी की सब्जी रखी उसने प्लेट दूर कर दिया। मुझे ये नहीं खाना। सबकी नजरें शक्ति पर चली गई। समायरा ने पूछा पर क्यों? तुमने तो कुछ खाया भी नहीं और तुम कह रहे हो तुम्हें नहीं पसंद। सिद्धि फिर पुरानी बातों में डूब गई। शिव भी हमेशा ऐसा ही करता। भिंडी देखकर ही वो प्लेट दूर कर दिया करता। ये सब याद कर उसके हाथ की पकड़ चेयर पर कस गई। सिद्धि ने खुद को संभाला और शक्ति से कहा खाते वक्त नखरे नहीं करते, चुपचाप से खाना खत्म करो। अगर उसे नहीं पसंद तो रहने दो न। सिद्धि संजय कह ही रहा था तभी प्लेट गिरने की आवाज आई। शक्ति ने खाने की प्लेट नीचे गिरा दी थी। वो चेयर से उतरकर सीढ़ियों की तरफ भाग गया। शक्ति ये क्या हरकत है? मैंने कहा नीचे आओ। सिद्धि ने उसे आवाज भी दी लेकिन वो नहीं रुका और भागता हुआ ऊपर चला गया। संजय ने कहा लगता है नाराज हो गया, मैं उसे बुलाकर लाता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, वैसे भी वो बहुत शैतान हो गया है। आप सब डिनर कीजिए, मैं उसे बाद में खाना खिला दूंगी। सिद्धि ने समझाया तो संजय ने खाना शुरू किया। सिद्धि बार बार ऊपर की ओर देख रही थी। कुछ देर बाद वो उठकर किचन में चली आई। अपने दोनों हाथ स्लैब से टिकाकर वो मायूस हो गई। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। सिद्धि चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लेकर पीछे की ओर पलटी। इस वक्त वहां कृतिका खड़ी थी। अकेले रो रही हो? मैं नहीं रो रही। छुपाओ मत मुझसे। शक्ति को नहीं पसंद भिंडी। तुम्हें तो मालूम है ना क्यों नहीं पसंद, कोई जहर थोड़ी न है वो। अमायरा को मालूम नहीं था। वो उसे छोड़कर बाकी चीजें तो खा सकता था ना। प्लेट फेंककर कितनी बदतमीजी की उसने। सिद्धि को टोकते हुए कृतिका बोली शांत हो जाओ, गुस्सा किस पर हो तुम? शक्ति पर या शिव पर? तुम्हें इसलिए बुरा लगाना क्योंकि उसकी आदतें शिव से मिलती जुलती हैं। हाँ बुरा लगता है मुझे। मैं उसे याद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अबॉर्शन कर लूँ ताकि मेरे पास कोई वजह न बचे उसे याद रखने की। सिद्धि कुछ भी मत बोलो। इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए कोई फैसला लेना। अगर अपने बच्चे की फिक्र न होती तो तुम घर से भागती नहीं। तुम्हारी औलाद है वो, तुम चाहकर भी उससे खुद को दूर नहीं कर सकती। इसमें उस बच्चे की क्या गलती है? माँ बाप से विरासत में हमें बहुत कुछ मिलता है। आदतों पर लगाम लगाई जा सकती हैं लेकिन कुछ चीजें बदलना मुमकिन नहीं। जाओ जाकर शक्ति से बात करो और उसे खाना खिलाओ। तुम्हारे हाथ से ही वो खाएगा।
सिद्धि ने उसकी बात पर हामी भरी। वो किचन से बाहर निकली तो अमायरा उसके पास चली आई। सिद्धि, डिनर बहुत टेस्टी था। हम लोग घर जा रहे हैं। गुड नाइट, तुम भी ध्यान से जाना, सिद्धि ने मुस्कुराकर कहा। संजय सिद्धि के पास चले आए। शक्ति अभी भी गुस्सा है क्या? उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगी। आप संभलकर ड्राइव कीजिएगा। संजय अमायरा को अपने साथ ले गए। सिद्धि शक्ति के कमरे में पहुंची। कमरे बेहद शांति जी और शक्ति बिस्तर पर पीठ के बल लेटा हुआ था। सिद्धि ने खाने की प्लेट टेबल पर रखा और शक्ति के पास चली आई।